जिंदाबाद। बिहार सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। गरीबों की मसीहा नीतीश कुमार जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। चंद्रिका राय जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार के लोकप्रिय मंत्री अशोक चौधरी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। गरीबों के मसीहा नीतीश कुमार जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। चंद्रिका राय जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार सरकार के लोकप्रिय मंत्री चंद्रिका राय जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अशोक चौधरी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। गरीबों के मसीहा नेता नीतीश कुमार जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अशोक चौधरी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अशोक चौधरी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। चंद्रिका राय जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सारण जिला जनता दल यूनाइटेड महादलित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री ईश्वर कुमार राम जी कृपया आवे और कम समय में सभा को संबोधित करें। आज परसा विधानसभा में चुनावी सरगर्मी के आज के दुल्हा श्री पूर्व मंत्री श्री चंद्रिका राय जी और बिहार सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मंच पर उपस्थित श्री नीतीश कुमार जी और बिहार सरकार के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष पूर्व मंत्री श्री अशोक चौधरी जी और मंच पर उपस्थित जदयू के विद्वान एमएलसी श्री वीरेंद्र नारायण यादव जी और मंच पर तमाम जदयू और एनडीए गठबंधन के नेता, मैं आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करते हुए साथियों, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी का जो सोच था कि सबका साथ सबका विकास, तो अगर जे बिहार भारत में अगर जे कोई स्टेट में सबका साथ सबका विकास हुआ है साथियों, तो बिहार में हुआ है। चाहे वो दलित समाज हो, चाहे अति पिछड़ा समाज हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो या स्वर्ण समाज हो, माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास हुआ है। साथियों, बाबा साहेब का जो सपना था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बाबा साहेब का जो सपना था कि जो भी चाहे कोई किसी भी समाज के जो वंचित लोग हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए, तो बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सभी समाज के जो वंचित लोग हैं उनको कई कार्यकारिणी योजनाओं से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के योजना से सबको मुख्य धारा से जोड़ दिया गया है। साथियों, आज आप लोग देख लीजिए, बिहार सरकार में चाहे महिलाओं के 50% आरक्षण हो, चाहे पंचायती राज में आरक्षण हो साथियों, चाहे वो दलित समाज, अति पिछड़ा समाज के लोग जो चुनाव लड़ने का जो हिम्मत नहीं करता था, आज पंचायती राज में आरक्षण के माध्यम से सभी लोग चुनाव लड़कर मुखिया सरपंच प्रमुख में जीत कर गए। हेलो साथियों, आज हम लोग का एनडीए गठबंधन के पहले पूर्व में लोजपा जो थे, एनडीए गठबंधन में हम लोग थे साथियों, मगर आज वो हम लोग घटक दल से बाहर हैं। आज वो दलितों को अपना हितैषी बता रहे हैं साथियों। जब जब उनको टिकट मिला है एनडीए गठबंधन में, तो वो क्या तो अपने चाचा, अपने जीजा, अपने भाई पटदार में देने का काम किए हैं, न तो टिकट बेचने का काम किए हैं साथियों। वो बिहार में उनके जो वो पसवान समाज से जो आते हैं, उनके समाज के लोग भी उनके साथ नहीं है साथियों। तो दलित समाज क्या उनके साथ है? वो बिहार में जो वोट काटने के लिए और एनडीए को कमजोर करने का जो साजिश रचे जा रहे हैं, क्या तो वो महागठबंधन के मजबूत करने के लिए साथियों, तो एक एक चीज पर ध्यान देकर उनको बिहार में दलित समाज खास करके उनके पूरे जमानत को जब्त करेगी और बिहार सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को और स्थानीय ये चंद्रिका राय जी को एक एक मत देकर हम लोगों को विधानसभा में भेजने का साथियों आप लोग काम कीजिए। बिहार में कोई ऐसी जगह नहीं है, सरकार और प्रशासन की यहाँ पर राज है साथियों, जो पूर्व में होता था साथियों। आज वो अगर जे महागठबंधन में सरकार अगर जे कहीं ना कहीं वो मजबूत होगा, तो फिर से दलित महादलित अति पिछड़े लोगों को रोड पर चलने से और जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं सबका साथ सबका विकास, इसमें हम लोग का बाधा होगा साथियों। तो एक एक वोट देकर और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को हाथों को मजबूत कर जय बिहार, जय नीतीश कुमार, जय अशोक चौधरी जी, जय जेडीयू, जय नीतीश कुमार। न्याय के साथ विकास,
न्याय के साथ विकास के प्रतीक श्रीमान नीतीश कुमार जी हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सारण जिला भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर रामदयाल शर्मा जी उपस्थित हैं। आपसे मेरा निवेदन है कि कृपया आए और कम समय में सभा को संबोधित करें। डॉक्टर रामदयाल शर्मा जी। आज के इस चुनावी सभा के सम्मानित अध्यक्ष जी, बिहार सरकार के लोकप्रिय जनप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, मंच पर आसीन जदयू के विद्वान विधान पार्षद प्रोफेसर वीरेंद्र नारायण यादव जी, जदयू के वरिष्ठतम नेता और इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता विकल जी और मंचासीन अन्य एनडीए गठबंधन के नेतागण, हम सब अपने मुख्यमंत्री जी को सुनने आए हैं। मैं बहुत समय आपका नहीं लेते हुए 2-3 बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। पहली बात यह है कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो आपके सामने विषय रखा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, न्याय के साथ विकास, ये सब जो स्थिति बनी है वह 15 साल के इधर के शासनकाल में ही बन पाई है और उसके 15 साल पूर्व का जो शासनकाल था उससे आप भली भांति परिचित हैं। केवल याद करने की जरूरत यह है, या जिनकी उम्र 30 साल से कम है उन्होंने उस 15 साल को नहीं देखा है, उनको बताने की जरूरत है। क्योंकि अभी चुनावी समय है और विपक्ष के जो नेता हैं वो बड़ी साफ गोई से झूठ बोलने में महारत हासिल है उनको। 2-3 बात मैं उनका अभी आपके सामने रखूंगा। एक दिन उन्होंने कहा था कि मैं अगर सरकार में आया तो 10 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि 10 लाख लोगों को रोजगार देने में क्या खर्च आएगा तो शायद वह हिसाब नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि उनकी योग्यता से आप सब वाकिफ हैं। पहली बात। दूसरी बात, जब उनके माताजी और पिताजी का शासनकाल था 15 साल, एक भी बीपीएस की परीक्षा उन्होंने नहीं ली। उनके कालखंड के 15 बीपीएस की परीक्षा यथावत रह गई और उस कालखंड में हुआ यह कि बीपीएस के 2 चेयरमैन को जेल जाना पड़ा। जब मानवर मुख्यमंत्री जी यहां उपस्थित हैं, इनकी सरकार आई तो पीछे की जो परीक्षाएं बाकी थी उसको लेते हुए अब इन्होंने आद्यता निर्धारित किया है। तो यह झूठ बोलने की जो परिपाटी हमारे विपक्ष के नेता को है, वह कुछ बातें बरगलाएंगे, आपको झूठी बातों को आके कहेंगे, लेकिन उनसे केवल एक बात और पूछ रहे हैं। वह अपनी अपनी सभाओं में जाते हैं तो पूछते हैं कि भाई रोजगार का क्या हुआ, 15 साल के शासन में रोजगार क्यों नहीं हुआ। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप सबके माध्यम से आपको भी बताना चाहता हूं कि कहीं आपसे वार्ता हो तो ये पूछिए, हमारे मीडिया के सभी बंधु यहां उपस्थित हैं, कि एक घर बनाने का कोई नींव खोदता है तो कम से कम पूरा करने तक उसको साल भर का समय लगता है। बिहार जैसे बीमारू राज्य को प्रगतिशील राज्य में परिवर्तित करने में 15 साल का समय लगा शासन को, लेकिन सड़क मिल गए, सड़क की स्थिति अच्छी हो गई, विद्यालय की स्थिति अच्छी हो गई, बिजली अच्छी हो गई। एक काम बाकी है जिसको रोज भजा रहे हैं, रोजगार। अभी सरकार आएगी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाली सरकार केवल और केवल अब रोजगार पर उसका ये जो है विचार केंद्रित करेगी, वह भी करेगी, लेकिन उनसे कभी संभव नहीं है। 15 साल हम सबने देखा है, भोगा है उनके शासन को। अब वह भोगने के लिए अगर आप तैयार हो तो मैं नहीं जानता, लेकिन वोट के दिन एक बात जरूर याद रखिए, विगत का 15 साल का शासन कैसा था और अभी वर्तमान का शासन कैसा है, इसको विचार करके ही आप अपना बहुमूल्य वोट देंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की। अब इसके बाद विद्वान वक्ता सारण के जिला के विधान पार्षद श्रीमान वीरेंद्र नारायण यादव जी। आज इस चुनावी सभा के अध्यक्ष जी
और राष्ट्रीय गठबंधन के जिला अध्यक्ष गण, राष्ट्रीय गठबंधन के सभी नेतागण, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय भवन निर्माण मंत्री श्री अशोक चौधरी जी, परसा विधानसभा के उम्मीदवार आदरणीय चंद्रिका राय जी, पूर्व मंत्री, मंच पर बैठे हुए विकल जी, साथियों, दोस्तों, मित्रों, मुझे कुछ आपसे कहना नहीं है, केवल एक बात कहनी है। भाई, हम लोग पूरे चुनावी सभा में और विधानसभा में और चारों तरफ ये तो बिहार का जर्रा जर्रा चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि बिहार सरकार ने सड़कें बनाई हैं, बिहार सरकार ने बिजली प्रदान की है, बिहार सरकार ने बुनियादी ढांचा बहुत मजबूत किया है। हमारे विरोधी लोग भी हृदय पर हाथ रखकर कान में बात कहते हैं। मुझे ये बातें नहीं कहनी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अमेरिका का नोबेल पुरस्कार विजेता और अर्थशास्त्री कहता है कि राजनेता को आदमी बनाने का काम करना चाहिए। गांधी आदमी बनाने वाले थे, लोहिया आदमी बनाने वाले नेता का नाम है, और अंबेडकर आदमी बनाने वाले नेता का नाम है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 15 वर्षों से बिहार की गद्दी पर एक ऐसे मुख्यमंत्री बैठे हैं जो आदमी बनाने का काम करते हैं, केवल सड़क, रोड, पुलिया नहीं बनाते हैं। इस बात को आप समझिए। जब वे कहते हैं कि बाल विवाह, जब शराबबंदी की बात करते हैं, जब गांधी के विचारों पर अटल और अडिग रहते हैं, जब ईमानदारी की बात करते हैं, तो वे आदमी बनाने का काम करते हैं। आदमी बनाने के कारण वे गांधी, लोहिया, जयप्रकाश के सच्चे उत्तराधिकारी हैं। उसको आचरण में उन्होंने उतारा है। और मैं पुनः अमेरिका का नोबेल पुरस्कार विजेता जो अर्थशास्त्री है, वो कहता है कि वही नेता सर्वोत्तम है जो सत्ता को तिलांजलि देकर आदमी बनाने का निर्णय ले। माननीय मुख्यमंत्री ने आदमी बनाने का निर्णय लिया है। मैं अंतिम बात कह के बात समाप्त करूंगा। निजी बात है, इसको आप सुन लें। इसी जिले का मैं 4, 5, 10 दिन पहले पुराने सचिवालय में बैठा हुआ था। यहां का एक बहुत प्रतिभावान छात्र राजेंद्र कॉलेज का, जहां हम लोग पढ़ाए हैं, उत्तर भारत के बड़े कॉलेज में, वह आज इनके मंत्रिमंडल सचिवालय में है। उसने हमसे कहा कि वीरेंद्र जी, भाषा पर बात हो रही थी, माननीय मुख्यमंत्री जी तो इंजीनियर हैं, परंतु भारतीय प्रशासनिक सेवा के लोग जब उनकी संचिकाओं उनके सामने जाती है, वे ऐसी ऐसी टिप्पणी करते हैं, ऐसी ऐसी बातें पूछते हैं कि उनके होश उड़ जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को नियंत्रण रखने की क्षमता रखता हो, जो आदमी बनाने की क्षमता रखता हो, वैसे व्यक्ति के हाथ में आप बिहार की सरकार देना चाहते हैं, या अक्षम, अनुभवहीन लोगों के हाथ में आप सत्ता देना चाहते हैं। और आप जानते हैं इनके पूरे, मैं अंतिम बात हमारी, मैं गया था विश्व भारती शांति निकेतन में अपना व्याख्यान देने। यहीं गोपालगंज जिला के प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र वहां प्रोफेसर हैं। उन्होंने कहा कि वीरेंद्र जी, आपके मुख्यमंत्री जी जब बोलते हैं तो लगता है कि आचार्य नरेंद्र देव बोल रहे हैं। आचार्य नरेंद्र देव के बारे में मैं आपसे बताना चाहता हूं। रामेश्वर मिश्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़े हुए हैं।
उस जमाने में पढ़े हुए हैं जब आचार्य नरेंद्र देव वहां के कुलपति होते थे और नेहरू जी आग्रह और निवेदन करके उनको कुलपति बनाए थे। और बड़े समाजवादी का नाम है, बौद्ध दर्शन का दुनिया के बड़े विद्वान का नाम है रामेश्वर मिश्र ने हमें कहा, हमारा गौरव से मन और मिजाज बढ़ गया कि मैं ऐसे आदमी के नेतृत्व में बिहार की सरकार चल रही है जिसके संबंध में बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में इस ढंग और तरीके से सोचा जाता है। मैं आपसे अपील करता हूं कि भाई चंद्रिका राय को आप बटन दबाकर, तीर छाप पर बटन दबाकर आने वाले चुनाव के दिन आप विजयी बनावें और 28 जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं उसमें सर्वोत्तम मुख्यमंत्री देने वाले इस बिहार सरकार के माननीय नीतीश जी को आप हाथ को मजबूत करें। सबको मैं प्रणाम करता हूं। हार्दिक आभार अपने गुरुवर को। अब इसके बाद हमारे 121 परसा विधानसभा के प्रत्याशी वर्तमान विधायक पूर्व मंत्री श्रीमान चंद्रिका राय जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया आवें और चल अदालत में अपनी बात को रखें। श्रीमान चंद्रिका राय जी। आज के इस चुनावी सभा के अध्यक्ष जी, हमारे बीच में बैठे हुए बिहार के मुख्यमंत्री परम आदरणीय नीतीश कुमार जी, कैबिनेट मिनिस्टर अशोक चौधरी जी, वीरेंद्र बाबू एमएलसी जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष शर्मा जी, मंच पर बैठे हुए तमाम सम्मानितगण, आज मैं जदयू का और एनडीए का उम्मीदवार हूं परसा से, और एनडीए का पूरा मुद्दा विकास का मुद्दा है, विनाश का मुद्दा नहीं है, विकास का मुद्दा है एनडीए का। आज आपने देखा होगा, आज से 15 साल पहले 1985 में जब मैं पहली बार विधायक हुआ था, कांग्रेस से विधायक था, कांग्रेस ने टिकट काट दिया, निर्दलीय था और मैंने सपोर्ट करने का काम किया था लालू यादव को, उनकी सरकार को मदद करने का काम किया था। 15 साल मैंने लालू राबड़ी का भी रेजिम देखा है, अब 15 साल हमने नीतीश कुमार जी का भी शासन देखने का काम किया है और 1-1.5 साल के लिए हम उसमें कैबिनेट मिनिस्टर भी रहने का काम किए हैं। आपको गर्व से बता सकता हूं कि नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री कोई मिलने वाला नहीं। आप लोगों को इस बात का गर्व होना चाहिए। क्या हालत था 15 साल पहले, क्या हालत था 15 साल पहले, सड़कों की, बिजली की क्या हालत थी, आप लोगों को इसको समझने की आवश्यकता होगी। 15 साल पहले जब हम लोग दरियापुर में बैठे हुए थे और लालू जी आ रहे थे, दरियापुर के लोगों ने, जादुओं ने रोकने का काम किया और कहा कि दरियापुर बाजार से लेकर के थाना तक का सड़क इतना खराब है उस पर आदमी चल नहीं सकता है। तो उन्होंने मजाक में कहा कि तोहरा लोग के पास मारुति बा, कहा साइकिले से न चले के बा। तो लोगों ने कहा कि यहां तो चलने में पैर का अंगूठा का खूर निकल जाता है, इसको जल्दी से बनवाने का काम करें। मगर सड़क नहीं बना, मैंने अपने विधायकों से उसको चलने लायक हम लोगों ने बनाने का काम किया। बिजली की क्या स्थिति थी आप लोग अभी नहीं जानते हैं, नौजवान लोगों को पता नहीं था। उस समय बिजली के बारे में लोग सपना भी नहीं देखते थे, बिजली के बारे में कल्पना भी नहीं करते थे। और आज घर घर में नीतीश कुमार जी ने बताने का काम किया कि हम घर घर में हम बिजली देने का काम करेंगे, टोला मोहल्ला में भी हम लोग बिजली देने का काम करेंगे। और जब तक सब लोगों को बिजली देने का काम नहीं करेंगे तब तक हम चुनाव में वोट मांगने नहीं जाएंगे। और ये करके नीतीश कुमार जी ने दिखाने का काम किया। आज हम लोग गांव देहात में जब घूमते हैं तो लोगों के घर में फ्रिज है, टीवी है, किसी किसी घर में तो एयर कंडीशनर भी लगा हुआ है। इन सब बातों को सोचने की आवश्यकता है। आज कानून व्यवस्था की हालत, 15 साल पहले क्या कानून व्यवस्था की हालत थी,
आप सब लोग, नए लोग वाकिफ नहीं है, पुराने लोग वाकिफ हैं। जब भी हम लोगों के इतनी खराब स्थिति हो गई थी कि जब हम लोग रात को पटना में रहते थे और 10 बजे के बाद फोन की घंटी बजती थी तो हम लोगों का देह सिहर जाता था। लगता था कि फिर कोई परसा में मर्डर हुआ है, इसलिए उठाने में दिक्कत होने लगता था। ऐसी परिस्थिति थी। और आज सब लोग, गरीब से गरीब लोग, कमजोर से कमजोर लोग आज सुख और शांति का जीवन जीने का काम करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से आज कोरोना के समय में और बाढ़ के समय में आज अगर नीतीश जी और मोदी जी नहीं रहते तो आज गरीबों का क्या हाल और बदहाल होने वाला रहता, आप इसको सोच लेते। जब गरीब कोरोना के समय में और बाढ़ के समय में जब लोगों पर विपदा आई है तो हर एक घर में मोदी जी और नीतीश जी ने अनाज पहुंचाने का काम किया है, सहायता पहुंचाने का काम किया है, लोगों के घर घर में अनाज पहुंचाने का काम किया है, लोग किसानों के घर में पैसा पहुंचाने का काम किया है। ये दूसरा सरकार नहीं कर सकता है। खाली नकली बात कहकर कि 10 लाख रोजगार देंगे, इससे काम चलने वाला नहीं है। इस बात को आप लोग समझने का काम करेंगे। दोस्तों, मैं ज्यादा नहीं बोल करके इतना ही कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सर्वदा सब जगह हम लोग कहने का काम किया कि सबसे बिहार का जो भी ट्रेजर है, जो भी पैसा है, उस पर आपदा पीड़ितों का पहला अधिकार है। पहला अधिकार का मतलब है बाढ़ से जितने भी पीड़ित लोग हैं उन सारे लोगों को पैसा मिलेगा। देर सवेर हो सकता है मगर एक एक आदमी को उसका पैसा मिलने का काम करेगा। और जितना भी किसानों को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सर्वे करने के बाद देंगे, सरकार देने का काम करेंगे। हजारों करोड़ रुपया उसके लिए नीतीश कुमार जी ने अपने खजाने से इसके लिए अलॉट करने लगे। खाली बतियाने से होगा, काम करने वाले नीतीश कुमार जी हैं, इनकी बात सुनने का काम करेंगे। मैं वो अपनी पारिवारिक बातों में नहीं जाना चाहता हूं। आज मेरी बेटी भी आई हुई है, ऐश्वर्या। मैंने उसको मना किया कि राजनीति में नहीं जाएगी, मगर आज वो भी आई हुई है यहां पर हमारे बीच में, मगर उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। मगर इतना तो सोचो उन्होंने, लालू यादव और उसके परिवार के लोगों ने क्या करने का काम किया। मेरी भतीजी करिश्मा को परसा में भेजने का काम किया ताकि घर में कलह पैदा करने का काम करें। इतना गंदा काम करने का काम किया, मगर जब उनके नाम पर भी 5 गो वोट टूटने का काम नहीं हुआ तो उस बेचारी को दानापुर का ख्वाब दिखाने लगे, मंत्रिमंडल में ले जाने का ख्वाब दिखाने का काम किए। और अंत में क्या हुआ, पैसा के सामने झुक गए और उस बेचारी को भी बेइज्जत करने का काम किया। इस बात को सोचने का काम करो, ऐसे ही हल्ला करने से नहीं काम होता। इस बात को समझने की कोशिश करो। आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। इतने दिनों से हम लोगों ने शासन में देखने का काम किया है। इसी बातों को कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं कि आने वाले समय में एनडीए की सरकार बनेगी। सारे लोगों का मैं तो यही कहता हूं, एनडीए में जितने हमारे साथी हैं, भाजपा के साथी हैं, जदयू हमारे साथ हैं, हम तो जदयू में ही हैं। वीआईपी के मुकेश सहनी जी हैं और हम के मांझी जी हैं। मैं इन सारे लोगों का भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। जदयू का वोट है। जो पहले लोग कहते थे कि जीन निकलेगा, वो जीन आज नीतीश कुमार जी के साथ है। चुप रहता है मगर वोट नीतीश कुमार जी को देने का काम करता है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। और गर्व के साथ मैं कहता हूं, और गर्व के साथ कहता हूं कि मेरे साथ जितना भी राष्ट्रीय जनता दल में वर्कर थे उसमें से 99% लोग आज मेरे साथ हैं। इसलिए जीतने में कोई रोकने वाला नहीं है। मुट्ठी भर लोगों के हल्ला करने से कुछ नहीं होता है। इस बात को हम लोग समझने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोग बड़ी संख्या में आने का काम किए हैं और हमारा मनोबल बढ़ाने का काम किए हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। भारी संख्या में ये जो जीन है, जो साइलेंट वोट है नीतीश कुमार का, जा करके बटन तीर छाप पर दबाने का काम करेगा, हमारे एनडीए को जिताने का काम करेगा और नीतीश जी की सरकार फिर से बनने का काम होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थोड़ा सा शांति बनाए रखें उधर से।
अभी हम लोगों के बीच परसा के मान सम्मान अभिमान की प्रतीक परसा की बेटी, हम सबों की बेटी ऐश्वर्या उपस्थित है। मेरा निवेदन है कि कृपया आप आएं और दो मिनट में अपनी बात को रखें। ऐश्वर्या मां परसा के मान सम्मान स्वाभिमान की प्रतीक हम सबों की बेटी। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, अशोक चौधरी जी, पिता चंद्रिका राय एवं मंच पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम। परसा की जनता को मेरा प्रणाम। मैं आपसे अपील करने आई हूं कि मेरे पिता को परसा से जिताए और नीतीश कुमार जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाए। मैं कुछ दिनों में आपके बीच आऊंगी और आपसे उम्मीद है कि तीर छाप पर ही बटन दबाए। परसा की मान सम्मान का बात है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोगों के बीच बिहार सरकार के माननीय भवन निर्माण मंत्री, बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमान डॉक्टर अशोक चौधरी जी। परसा के इस चुनावी सभा में उपस्थित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री, बिहार के विकास के सारथी परम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, मंच पर उपस्थित एनडीए के सम्मानित उम्मीदवार परम आदरणीय बड़े भाई चंद्रिका राय जी, विधान परिषद के सम्मानित सदस्य, सम्मानित अभिभावक वीरेंद्र यादव जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी, जदयू, वीआईपी और हम के तमाम हमारे नेतागण और यहां पर परसा पर में इस चुनावी सभा में उपस्थित सम्मानित मतदातागण, भाइयों बहनों एवं युवा साथियों, 15 वर्ष पूर्व आपके प्यार और आशीर्वाद से माननीय नेता ने इस प्रदेश की बागडोर संभालने का काम किया था। इन 15 वर्ष के कार्यकाल में माननीय नेता ने इस बिहार को विकास का नया आयाम देने का काम किया। जो बिहार पिछड़ेपन के लिए जाना जाता था, जो इस देश में बिहारी एक गाली था, जिसको बिहारी जो बिहार के बाहर जाता था उसको बिहारी बोल करके लोग गाली से संबोधित करते थे। एक पूरी तरह से 118 नरसंहार, जातीय उन्माद और 3.3 के विकास दर पर रेंगता हुआ बिहार, जो जातीय उन्माद से जो शासन प्रशासन के लोग उस समय सत्ता पर काबिज थे, 15 वर्षों में उनका राजपाट रहा। उन्होंने इस प्रदेश में जातीय उन्माद पैदा करके और उसका शोषण करके इस प्रदेश में 15 साल तक राज करने का काम किया। लेकिन 15 वर्षों में माननीय नेता ने सामाजिक समरसता के साथ जो हमारी नौजवान पीढ़ी जो शिक्षा के लिए महरूम थी, उसको शिक्षित करने का काम किया। इस प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण, इस प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों का निर्माण और इस प्रदेश में हाई स्कूल का निर्माण करने का काम किया। जब माननीय नेता इस प्रदेश में आए थे तो बिहार का बजट मात्र 24,000 करोड़ रुपया था और आज 15 वर्ष के अपने शासनकाल में माननीय नेता ने इस बिहार के बजट को लगभग 2,15,000 के आसपास करने का काम किया। जो नेता बड़ा होता है, जो नेता दूरदर्शी होता है, वो जात पात से ऊपर उठ करके न्याय के साथ विकास और कानून का राज कायम करता है। 15 वर्ष के अपने कार्यकाल के पूर्व का जो कार्यकाल था, जिसमें पति पत्नी का शासन था, क्या स्थिति था बिहार में? अपराधी का राजनीतिकरण हुआ था कि राजनीति का अपराधीकरण हुआ था, उसमें भेद करना मुश्किल था। लोग पूरे तरह से अपराध उद्योग अपने चरण पर था, लेकिन लोग जाति की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, लेकिन माननीय नेता ने इस प्रदेश को 15 साल में जाति पाति से ऊपर उठाने का काम किया। इसलिए तमाम जो नौजवान साथी यहां पर बैठे हैं, जो युवा शक्ति को माननीय नेता ने सिंचित करने का काम किया, शिक्षित करने का काम किया और मुख्य धारा में लाने का काम किया है, उनको आप ताकत देने का काम कीजिए। कब तक हम जात पात के इस ढोल में बजते रहेंगे और प्रदेश को पिछड़ेपन पर ढकेलते रहेंगे? आइए, एक नेता ऐसा आया है
जिसने जात पात से ऊपर उठ करके इस नए बिहार की कल्पना की है। जो मेरा वैभवशाली इतिहास था, जो मेरी वैभवशाली परंपरा थी, जो मौर्य राजवंश था, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे, जिसका सपना देखा है और उस तरह के विश्वविद्यालयों का निर्माण करने का काम कर रहा है। एक नेता ऐसा था जो इस प्रदेश में वंचित, शोषित और पिछड़ों को चरवाहा विद्यालय में भेजने का काम करता था, और एक नेता ऐसा है जिसने आईआईटी, बीआईटी, एनआईटी, चंद्रगुप्त मैनेजमेंट विश्वविद्यालय, चाणक्य लौह संस्थानों का निर्माण करके इस प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज का निर्माण करके अपने नौजवान पीढ़ी को शिक्षित करना चाहता है। एक नेता ऐसा है जो जेल के अंदर है। क्यों जेल के अंदर है ये आपको पता है, लेकिन हमारे नेता 10 साल भारत सरकार में मंत्री रहे, 15 साल तक बिहार सरकार में मुख्यमंत्री है, इस प्रदेश में एक धूर जमीन खरीदने का काम नहीं किया। जो ईमानदारी के साथ, राजनीतिक शुचिता के साथ इस प्रदेश की बागडोर संभाला है, और प्रदेश की जो तमाम आवाम है, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबको एक साथ लेकर एक नए बिहार के नव निर्माण का सपना देखा है, उसको ताकत देने का काम कीजिए। इसलिए हम तमाम जो यहां पर मतदाता यहां पर आए हैं, हम आपसे आग्रह करते हैं, चंद्रिका राय जी हमारे बड़े भाई की तरह हैं, लंबे समय तक इनकी इस प्रदेश में एक बड़ी भूमिका रही है, एक राजनीतिक परिवार है, इनके पिताजी ने भी इस प्रदेश को सिंचित करने का काम किया, मुख्यमंत्री रहे, और जात पात से ऊपर उठा करके उन्होंने भी इस बिहार के नव निर्माण में अपनी भूमिका का निर्माण किया है। इसलिए आइए चंद्रिका भाई को इस 3 तारीख को तीर छाप पर बटन दबाकर बिहार विधानसभा भेजने का काम कीजिए। निश्चित रूप से नीतीश जी के साथ आए हैं, एक बड़े नेता का रूप में इस प्रदेश में उभरेंगे। जो लोग जिनकी पार्टी में थे वो इनको उभरने नहीं दिए, जो इनमें पोटेंशियल था, जो इनमें ताकत थी, जिस तरह के इनमें शिक्षा थी और जो राजनीतिक शुचिता और ईमानदारी थी, उसको उस पार्टी ने उभरने नहीं दिया। लेकिन निश्चित रूप से नीतीश कुमार वैसे सब लोगों को जो नीतीश कुमार के साथ काम किया है, चाहे हम हो, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, लेकिन 1.5 साल माननीय नेता के साथ काम किए, पार्टी छोड़ के माननीय नेता के साथ आए। चंद्रिका भाई भी मंत्री रहे और इनके साथ काम किए, इनके काम करने के तरीका को देखा और छोड़ करके इनकी पार्टी में आने का काम किया। जो नीतीश कुमार के साथ काम करता है वो इनका मुरीद हो जाता है। इसीलिए आइए तमाम लोगों से आग्रह और निवेदन करते हैं कि माननीय नेता को ताकत देने का काम कीजिए, एक नए बिहार के नव निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन कीजिए। जय बिहार, जय नीतीश कुमार। अब बिहार के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी से मेरा विनम्र आग्रह है कि कृपया आए और हम सबों को संबोधित करें। श्रीमान नीतीश कुमार जी। इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे संजय सिंह जी, मंच के संचालनकर्ता भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री अर्जुन सिंह जी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए जनता दल यूनाइटेड के लोकप्रिय उम्मीदवार हमारे पुराने साथी और स्वर्गीय दरोगा बाबू के सुपुत्र भाई चंद्रिका राय जी, हमारे साथ इस कार्यक्रम में आए हुए प्रदेश जनता दल यू के कार्यकारी अध्यक्ष श्री अशोक चौधरी जी, माननीय विधान पार्षद वीरेंद्र नारायण यादव जी, जनता दल यू के वरिष्ठ नेता बैद्यनाथ सिंह विकल जी, भारतीय जनता पार्टी के सारण जिला अध्यक्ष श्री डॉक्टर रामदयाल शर्मा जी, भाजपा के विधानसभा प्रभारी श्री प्रमोद कुमार सिंह जी, यहां उपस्थित चंद्रिका राय जी की पुत्री ऐश्वर्या राय, आयुषी राय, उनके पुत्र अपूर्व राय,
भारतीय जनता पार्टी के यहां उपस्थित नेतागण श्री शैलेश गिरी जी, संजय चौबे जी, राजेश ओझा जी, जितेंद्र सिंह जी, जनता दल यूके यहां उपस्थित नेतागण श्री सुरेंद्र पटेल जी, मोहतरमा सफक बानो साहिबा, आनंद किशोर सिंह जी, ईश्वर कुमार राव जी, विजय सिंह जी, तपेश्वर सिंह जी, पिंटू कुमार सिंह जी, हरिवर्धन सिंह जी, यहां उपस्थित एनडीए के सभी सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, इस चुनावी सभा में गर्मी को बर्दाश्त करते हुए आप सब शामिल हुए हैं। इसके लिए मैं आप सब लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आपको विशेष तौर पर मैं धन्यवाद देता हूं। अभी हमारे साथियों ने, पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातों की चर्चा कर दी। अब आप जानते हैं कि हम लोगों का जो काम है वो लोगों की सेवा करना, और जब से मौका मिला है जनप्रतिनिधि के रूप में काम करने के लिए, तब से हम लोग सेवा करते रहे। अब जो हमारे मित्र हैं चंद्रिका राय जी, हम भी विधायक थे 1985 में, और आप भी विधायक होकर के गए थे। हमको पता नहीं है बीच में क्या बोल रहे हो जी, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? जरा हथवा उठाओ, कैगो अनाप शनाप बोल रहे हो, जरा हाथ उठाओ। यहां पर ये सब हल्ला मत करो। तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो, लेकिन जरा बताइए भाई, ये हल्ला कर रहा है सही है कि गलत है? जरा बोलिए जोर से। अब सुन लिया ना, जिसके लिए आए हो यहां पर उसका वोट और बर्बाद करोगे। वो हमारे ही साथ था, छोड़ करके भाग गया उधर ना। कैसा बीमार पड़ा था, उसके लिए हम लोगों को कितनी चिंता थी। आज यहां पर आए हो और चंद्रिका राय जी के बारे में कुछ बोल रहे हो। कुछ मालूम है? बच्चे हो। जब ये 1985 में आए और विधानसभा के सदस्य के रूप में हम भी थे एमएलए, और जब इनका हमने पहला भाषण सुना, हम तो थे विपक्ष में, ये थे कांग्रेस पार्टी में, सत्ता पक्ष में। जब इनकी पूरी बात हमने सुनी, हम अपने सीट पर से उठ करके इनके पास गए, इनको बधाई देने के लिए कि आपने कितनी अच्छी बात की। और ये कौन थे? स्वर्गीय श्रद्धेय दरोगा राय जी के सुपुत्र, और कितना काम किया उन्होंने। हम लोग छात्र जीवन से उनके काम के बारे में परिचित हैं, और आज जो इनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, हमको तो लगता है कि जरूर इसके बारे में, प्रकृति को जरूर इसके बारे में कुछ न कुछ दिमाग में बात आएगी। ये कैसे हुआ आप जरा बता दीजिए। इतनी पढ़ी लिखी महिला है, और क्या व्यवहार हुआ भाई। ये कहीं से किसी को भी अच्छा लगा? शादी में तो हम लोग भी गए हुए थे, लेकिन उसके बाद जो दृश्य आया, कितना बुरा लगा है हम लोगों को। यह दृश्य नहीं होना चाहिए। लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार करना, वैसे लोगों को कुछ दिनों के लिए तो दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन भविष्य में दिखाई पड़ेगा कि लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ पाप करना कितना उसके लिए खतरनाक होगा, खराब होगा। और हम लोगों को होता है। और बात बताइए, आज मौका मिला काम करने का, उसके पहले और क्या स्वर्गीय दरोगा बाबू का आशीर्वाद इन लोगों को नहीं था, जिनको 15 साल काम करने का मौका मिला? आप जरा समझ लीजिए, एक बार अच्छी तरह जान लीजिए, और समाज में कभी भी इधर उधर का बात नहीं करना चाहिए। समाज में सच्चाई पर बात करना चाहिए। और आप लोगों को मालूम है
कि हम लोगों ने देख लो कितना आदमी मना किया है, कितना आदमी मना किया है, कितना आदमी मना किया है, और तुम बीच में 10 आदमी ऐसे ही हल्ला कर रहे हो। ऐसे ही हल्ला करोगे? चलो यहां से निकलो, निकलो यहां से, ये बात नहीं सुनना है तुमको। अरे वो तो आप बता ही रहे कि कौन है। इस तरह का काम किया करोगे तो जिसके लिए कर रहे हो उसी को नुकसान होने वाला है, जान लो, अच्छी तरह जान लो। और यहां पर जिनको काम करने का मौका मिला क्या किया, अभी बता रहे थे चंद्रिका राय जी भी, अब बता रहे थे हम लोगों के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी जी। और जरा बताइए, जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला हमने क्या किया? न्याय के साथ विकास, सबका विकास, सबका कल्याण, समाज के हर इलाके का विकास किया, किसी इलाके की उपेक्षा की, और समाज के हर तबके का उत्थान। और जो किनारे है, हाशिए पर है, उन तबकों के उत्थान के लिए हम लोगों ने काम किया। और कितना काम किया, महिलाओं के लिए क्या किया गया बिहार में हम लोगों ने किया। महिलाओं को कोई इज्जत मिलती थी, जनप्रतिनिधि के रूप में कितना कम स्थान था, लेकिन हम लोगों को जब मौका मिला तो हमने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। अब 3 बार चुनाव हो चुका पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में, और अब कितनी जनप्रतिनिधि महिलाएं हैं। जो लड़कियां पढ़ नहीं पाती थी उसके लिए साइकिल योजना, पोशाक योजना, अब कितनी लड़कियां पढ़ने लगी। पहले हमने आकलन करवाया तो 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या इतने बड़े राज्य में मात्र 1,70,000 से भी कम। और जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया, आप बताइए, अब लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर हो गई। इस बार जो मैट्रिक की परीक्षा हुई, इसमें लड़कों से भी ज्यादा परीक्षा देने में लड़कियां थी। अब आप समझ सकते हैं कितना उत्थान। महिलाओं के उत्थान के लिए जीविका समूह चलाया। जीविका समूह के सदस्य 1,20,00,000 महिलाएं हुई हैं। 10 लाख समूह बन गया जो मेरा लक्ष्य था। अब उनमें कितनी जागृति आई। तो एक एक काम हम लोगों ने किया समाज के कमजोर तबके के उत्थान के लिए, चाहे वो महादलित हो, दलित हो, आदिवासी हो, अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों, सबके कल्याण के लिए हम लोगों ने जो काम किया, एक एक अवसर लोगों को मिला, लोग आगे बढ़ रहे हैं। कितने स्कूल का निर्माण, कितनी पढ़ाई। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि हम तो बात अभी कर रहे हैं आपको मिडिल स्कूल और हाई स्कूल का, लेकिन प्राथमिक विद्यालय में भी बहुत बड़ी संख्या में बच्चे बच्चियां स्कूलों के बाहर रह जाते थे। हमने पता किया कि कौन सबसे ज्यादा रहते हैं, तो मालूम हुआ या तो महादलित परिवार के हैं या अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। तो उनको पढ़ाने के लिए और स्कूल भेजने के लिए हमने टोला सेवक और तालीमी मरकज स्वयंसेवक की योजना शुरू की। 30,000 लोगों को लगाया और उनको भी 60 साल तक के लिए, उनकी आयु जब तक 60 साल नहीं होगी तब तक के लिए उनको जगह दिया और लोगों को पढ़ाना शुरू किया। अब आप जान लीजिए, अब स्कूल से बाहर रहने वाले की संख्या न के बराबर है, 0.5% से भी कम। तो एक एक काम किस क्षेत्र में किया। क्या हाल था हॉस्पिटल का, इलाज नहीं होता था, हम लोगों ने सारा काम शुरू किया। और देखिए क्या हाल था, पहले शाम होते लोग घर से बाहर निकलते थे और अब किसी को कोई परवाह रहती है, चिंता रहती है, तो सारा काम किया।
अपराध की जो घटनाएं घटती थी, नरसंहार की घटनाएं घटती थी, सब इस तरह की घटनाएं घटती थी। अपहरण के शिकार होते थे लोग। बिहार के कितने व्यापारियों को भागना पड़ा था बिहार से, कितने डॉक्टर लोगों को भागना पड़ा था। इस सब को देखते हुए जो हम लोगों ने काम किया और अपराध पर नियंत्रण किया, आप जान लीजिए समाज में हमने प्रेम, भाईचारा और सद्भावना का माहौल पैदा किया। और अब केंद्र सरकार के द्वारा हमेशा से हर राज्य के अपराध के आंकड़े प्रकाशित होते हैं। जो सबसे हाल में आंकड़ा प्रकाशित हुआ है उसके मुताबिक अब बिहार अपराध के मामले में नीचे चला गया। बिल्कुल तो खत्म नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ आदमी तो बाएं दाएं करने वाला रहता ही है, इधर उधर करने वाला रहता ही है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद आप जान लीजिए बिहार अपराध के मामले में अब इतनी बड़ी आबादी का राज्य, इतना बड़ा राज्य, अब 23वें नंबर पर पहुंच गया है बिहार। यह हाल हम लोगों ने किया। और विकास का दर हर साल देश में सबसे ज्यादा 12.8% के दर से विकास का दर, प्रति व्यक्ति आय में हर साल 10.5% की वृद्धि। तो इस सब काम किया, एक एक चीज हम लोगों ने करने की कोशिश की। और आप समझ लीजिए कितने सड़कों का निर्माण, पुल पुलिया का निर्माण, कौन सा काम नहीं, विकास का काम से लेकर के एक एक काम हम लोगों ने करवाया। हर गांव को तक पक्की सड़क जोड़ने का काम, एक एक काम, जो लगभग बहुत कम ही गांव अब बचा है। अब ये सब काम हम लोगों ने किया है। और हम लोगों ने जो पिछले 5 वर्षों में काम करने की कोशिश की है, इसमें हमने क्या कहा, जो पहले संस्थान बहुत कम थे, हम लोगों ने तय किया कि हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिला में पॉलिटेक्निक संस्थान, हर जिला में पैरामेडिकल संस्थान, हर जिला में जीएनएम संस्थान, हर जिला में महिला आईटीआई और हर सब डिवीजन में एएनएम संस्थान और आईटीआई संस्थान। कितने बड़े पैमाने पर हम लोगों ने काम शुरू कर दिया। अनेक जगहों पर उसका भवन भी बनकर तैयार हो गया। अब किसी को मजबूरी में बिहार के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यह स्थिति हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में यह सब सारा काम करने की कोशिश की है। जब आप लोगों ने मौका दिया तो पिछले 5 वर्ष 7 निश्चय के अंतर्गत यह काम शुरू किया। जो गरीब परिवार के लड़के लड़कियां हैं उनको इंटर से आगे पढ़ने के लिए 4 लाख रुपए की मदद। कोई आगे पढ़ नहीं सकता लेकिन काम की तलाश में घर से बाहर जाना है, उसके लिए हम लोगों ने स्वयं सहायता भत्ता 2 साल तक 1000 रुपया महीना के हिसाब से। और आगे पढ़ा नहीं है, काम करना चाहता है, उसके लिए कंप्यूटर पर काम करना जानना उसको बहुत जरूरी है। हमने उसके लिए कुशल युवा कार्यक्रम की शुरुआत की, कंप्यूटर पर काम करना सीखा, कैसे बातचीत किया जाता है, संवाद किया जाता है वो सीखा है, सीख रहा है, और किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, ये सब काम। और 10 लाख से अधिक युवक युवतियों ने इसका फायदा उठा लिया। तो ये सब काम किए। महिलाओं को सरकारी सेवा में 35% का आरक्षण, पुलिस बल में 35% का आरक्षण। पहले बिहार में पुलिस बल में महिलाएं दिखती थी, अब आप बिहार में जितनी महिलाएं आपको पुलिस बल में दिखेगी शायद ही कोई दूसरा राज्य है जहां इतनी महिलाएं पुलिस बल में होंगी। तो हर तरह से हम लोगों ने काम किया। और उसके बाद क्या किया तय, क्या हाल था पहले बिजली का, गांव की बात छोड़ दीजिए, शहर में भी पूरी बिजली नहीं थी। क्या खपत था, मात्र 700 मेगावाट 5-6 में। और हम लोगों ने ठीक करना शुरू किया। और इस बार हम लोगों ने तय किया कि हर घर बिजली पहुंचा देंगे। 2018 का दिसंबर लक्ष्य था, पहुंचा दिया हम लोगों ने अक्टूबर में ही। अब उसके बाद सबको बिजली है और लोग भी अपना बिजली ले रहे हैं। अब बिजली की खपत बिहार में 6000 मेगावाट हो गई। उसके अलावा देश भर की योजना हर घर शौचालय, बिहार में भी लगभग ये काम पूरा। हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण,
हर घर नल का जल, ये काम हम लोगों ने करना शुरू किया। अब 83% पूरा हो गया, अगले 1-2 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा। और हम सदैव लोगों के बीच में जाते हैं और ये बताते रहते हैं, अगर खुले में शौच से मुक्ति मिलेगी और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिलेगा तो आज जितनी बीमारी होती है 90% बीमारी से छुटकारा मिलेगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये सारा काम कर रहे हैं। कितना काम करा दिया। अब आप सोच लीजिए, अब यहीं तक नहीं, सड़क है, पुल है, पुलिया है, सबको ठीक ढंग से मेंटेनेंस, कोई भी दफ्तर खुलता है उसका भी ठीक ढंग से देखभाल, ये सारा काम हम लोगों ने करवाना शुरू किया। और आप जानते हैं हम लोगों ने कानून में डाल दिया, सड़क वगैरह की मरम्मत तो करनी है और इसको लोक शिकायत निवारण कानून में डाल दिया। अगर सड़क की मरम्मत नहीं हुई तो कोई भी आदमी उसमें शिकायत कर सकता है। सड़क की मरम्मत तो हो ही जाएगी, लेकिन इसके लिए जो जिम्मेवार होगा उस पर कार्रवाई होगी। तो एक एक काम हम लोग करते रहे। अब आगे मौका दीजिएगा तो हम तो यही कहने आए हैं कि हम लोग जैसे समाज में प्रेम, भाईचारा, सद्भावना के लिए काम करते हैं, हम लोग क्राइम को, अपराध को, करप्शन को, भ्रष्टाचार को, कम्युनलिज्म को, सांप्रदायिकता को बर्दाश्त करने वाले नहीं। हम लोग समाज में एकता ला करके एक साथ समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसी के लिए काम कर रहे हैं। अगर अगली बार मौका दे दीजिएगा तो हम आपको बता देना चाहते हैं, हर घर बिजली दे दिया है ना। अब जान लीजिए, अगली बार मौका मिलेगा तो हर गांव में हम सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे। शाम में, रात में अपने घर का बिजली बंद कीजिएगा, पूरे गांव में रोशनी रहेगी। और गांव में जितना काम करवाया है वो सब गांव का देखभाल, सिर्फ पानी नहीं पहुंचाएंगे, हर समय देखभाल कि सब कुछ ठीक ढंग से जा रहा है, नाला बनवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, सब कुछ को देखना ठीक ठाक, साफ सफाई गांव और शहर का भी, हर तरह से हम लोग काम करेंगे। और एक बात और हम बतला देते हैं, अगली बार मौका दीजिएगा तो अभी हर गांव को सड़क से जोड़ रहे हैं, अब अगली बार मौका मिलेगा तो कई गांवों को जोड़ते हुए अगर कोई महत्वपूर्ण जगह पहुंचना है तो उसके लिए भी नया सड़क बनवाना शुरू करेंगे। और जितना शहर और बाजार है उसमें सब सड़क के चौड़ीकरण के साथ साथ उसमें बाईपास बनवाएंगे। अगर वहां बाईपास के लिए जमीन नहीं मिला तो सड़क के ऊपर फ्लाईओवर बनवा देंगे, सड़क के ऊपर सड़क बनवा देंगे। ये सब काम करेंगे। और एक बात और बता देते, जो लड़कियां इंटर पास करती हैं 12वीं कक्षा, उनको हम 10,000 रुपए की मदद देते हैं। और अगर वो ग्रेजुएट पास कर हो जाती है तब हम उनको 25,000 रुपए की मदद देते हैं। अगली बार मौका दे दीजिएगा तो जो लड़की इंटर पास करेगी उनको देंगे 25,000 और जो ग्रेजुएट हो जाएगी उनको देंगे 50,000 रुपया, ताकि और लड़कियां पढ़े। और देखिए, पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर के आगे बढ़ेंगे तभी समाज आगे तरक्की करेगा। तो एक एक चीज के लिए, इन सभी चीजों के लिए हम लोग काम करेंगे। और हमने कौन सा काम नहीं किया? पहले आपदा कोई चर्चा करता था, हम लोगों ने आपदा के लिए एक एक काम शुरू किया है 2007 से। अब यहां पर अभी तक पानी, ये सब कुछ है, हम लोगों का तो दिशा निर्देश है। अभी हमारे मित्र बोल रहे थे, चंद्रिका राय जी, आप जान लीजिए, ये मत समझिएगा, जो भी पूरा का पूरा प्रभावित इलाका है और वहां के जो प्रभावित लोग हैं उन सब लोगों को जो हम जीआर देते हैं, ग्रेस्टस रिलीफ, 6,000 रुपया प्रति परिवार, उससे कोई वंचित नहीं रहेगा, वो हर किसी को मिलेगा ही। और उसके अलावे जिनका फसल बर्बाद हुआ है उनको सहायता देते हैं हम लोग, फसल अनुदान देते हैं। और उसके लिए अभी तो चुनाव शुरू हो गया, हम लोग 970 करोड़ रुपया, यानी जो 6,000 रुपया प्रति परिवार देते हैं उसमें तो 1,300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हम लोग रिलीज कर चुके हैं। और फसल की सहायता के लिए हम लोगों ने 970 करोड़ रुपया दे दिया है। और ये जो चूंकि अभी चुनाव का चल रहा है तो कोई भी चीज एप्लीकेशन और उस पर वितरण के लिए चुनाव आयोग की अनुमति की जरूरत होती है, उसमें थोड़ा विलंब जो भी हो, लेकिन सबको मिलेगा।
हम शुरू से कहते हैं कि आपदा पीड़ितों का पहला अधिकार है सरकार के खजाने पर, और तब से हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए इस सब चीज की चिंता मत करिए। अब विकास करेंगे। जो अगली बार मौका मिलेगा तो जो चौर का इलाका है, करीब करीब 9 लाख हेक्टेयर है पूरे बिहार में, वो सब के लिए विशेष उत्थान के लिए भी काम करेंगे। अगली बार जब मौका दे दीजिएगा तो हम लोगों को मौका दीजिएगा, तो काम तो करेंगे ही। विकास का एक एक काम करेंगे, कोई चीज हम लोग नहीं छोड़ेंगे। और एक चीज हम बता देना चाहते हैं, स्वास्थ्य के लिए तो काम करते ही हैं गांव तक में। और अब जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, अब इस नई टेक्नोलॉजी में हम अपने युवक युवतियों को और ट्रेनिंग देने का इंतजाम करेंगे। जब नई टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग सबको रहेगी तो काम बेहतर मिलेगा, आमदनी बेहतर होगी, और लोगों को मजबूरी में बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग प्रबंध करेंगे। सिर्फ कंप्यूटर पर काम करना सिखाना नहीं, उसके आगे बढ़कर के नई टेक्नोलॉजी जितनी है उस सब के बारे में लोगों को हम प्रशिक्षण दिलवाएंगे, ताकि हमारे लड़के और लड़कियों को आगे और बढ़ने का मौका मिलेगा। तो एक एक चीज इस तरह से करेंगे। स्वास्थ्य के लिए तो करते ही हैं, जो टेक्नोलॉजी आ गई है और केंद्र सरकार के द्वारा भी गांव में पहुंचाया जा रहा है। अब जान लीजिए, किसी की तबीयत खराब होगी तो जो गांव में भी रहता, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं, उपकेंद्र में भी इंतजाम ऐसा रहेगा, अगर किसी का हो तुरंत उसको चिकित्सक देख लेंगे टेक्नोलॉजी के जरिए, और उनके जांच का भी इंतजाम हो जाएगा। और सिर्फ व्यक्ति के लिए नहीं, मनुष्य के लिए नहीं, लोग पालन करते हैं पशुओं का, पशुपालन करते हैं। हमने अध्ययन किया है, पता चला है कि इसको लेकर के पशुपालकों को दिक्कत होती है, उसका इलाज ठीक ढंग से नहीं हो पाता और बहुत पैसा लगता है। तब अगर अगली बार मौका दीजिएगा तो 8 से 10 पंचायत में पशु चिकित्सालय खोल देंगे, और नई टेक्नोलॉजी के जरिए गांव-गांव को संपर्क कर देंगे। अगर किसी का जानवर खराब बीमार है, तुरंत उसकी सूचना वहां देगा, चिकित्सक आएंगे, देखेंगे, और उनके लिए जो दवा की जरूरत होगी वो दवा का इंतजाम राज्य सरकार कर देगी। तो एक एक काम अगर मौका दीजिएगा तो हम लोग तो काम करेंगे। बाकी लोगों को तो न कोई काम की जानकारी है, न कैसे काम किया जाता है इसका कोई अनुभव है, न उसकी कोई समझ है। और हम लोग शुरू से ही इसी तरह से काम करते रहे। हम लोग विधायक रहे, हमारे साथ मंत्री भी रहे, हमने देखा है, जो अनुभव है, तजुर्बा है। आगे भी आपकी सेवा करने का मौका इनको और बेहतर ढंग से मिलेगा, ये आप जान लीजिए अच्छे तौर पर। तो इनको न सिर्फ विजयी बनाइएगा, और इनको विजयी बनाना सिर्फ इन्हीं का सम्मान है, यह सम्मान दरोगा बाबू का भी सम्मान, और यह सम्मान है कि किसी के साथ अपमान हुआ तो लोगों के मन में इसका तकलीफ है। यह संवाद और यह संदेश जाना चाहिए कि कोई भी चाहे महिलाओं के साथ किसी भी तरह का इस तरह का अपमान नहीं कर पाए, तो यह बड़ा दुखद है। तो ऐसी स्थिति में हम तो आपके बीच में आए हैं, हम इस धरती का नमन करते हैं, दरोगा बाबू का स्थल है, हम आप सबका अभिनंदन करते हैं। लेकिन हम आप सबसे यही अपील करते हैं कि अगर चाहते हैं समाज में एकजुटता रहे, जिसका हमने जिक्र किया, प्रेम, भाईचारा और सद्भावना का माहौल रहे, उसके लिए एकजुट होकर के और न्याय के साथ विकास के लिए, बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए एकजुट होकर के एक एक अपना कीमती वोट दीजिएगा। इनका तीर छाप है, उसके बगल का बटन दबा करके इनको विजयी बनाइएगा। 3 तारीख को अगले महीने वोट का दिन होगा, यही हम आपसे अपील करने आए। तो हम क्या उम्मीद करके जाएं, सो बताइए। अरे वोट दीजिएगा ना, हाथ उठा के बताइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए, इनको हम जीत का माला पहना दें, हाथ उठा के बताइए। तो चंद्रिका राय जी को आपकी सहमति से हमने जीत का माला पहना दिया। अब आपका एक एक वोट और भारी मतों से इनको विजयी बनाइएगा, एकजुट होकर के विजयी बनाइएगा, यही आपका आश्वासन मिला। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। है? 50,000
50,000 से जिताएंगे। वाह, बहुत अच्छा। आप कह रहे हैं 50,000 से जिताइए, हम तो कहेंगे कि जितना ज्यादा संभव हो उतना ज्यादा वोट से इनको विजयी बनाइए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको पुनः हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और आगे की सभा में जाने की इजाजत मांगता हूं। अभी इस मंच पर हम सबों के अभिभावक और वरिष्ठ नेता श्रीमान बैजनाथ सिंह बिकल जी उपस्थित हैं। उनसे मेरा निवेदन है कि कृपया आप आवें और हम सब लोगों को धन्यवाद ज्ञापन करें। श्रीमान बैजनाथ सिंह बिकल जी। माननीय मुख्यमंत्री जी आज यहाँ पधारे। माननीय भवन मंत्री जी के साथ हम सभी एनडीए के नेताओं और उपस्थित लोगों को धन्यवाद देते हैं और यहाँ की जनता की ओर से आश्वासन देते हैं कि एक एक जनता 3 तारीख को चंद्रिका राय जी को वह हमारे तीर छाप पर बटन दबाकर विजय बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी लोगों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।